अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी एफआईए की तैयारी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम सिंध की ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। सिंध की अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो इसके नॉर्थ साइड पर पंजाब आता है, जबकि इसकी वेस्ट साइड पर इंडिया है और इसके साउथ में अरेबियन सी आता है। ये सामने आपके सिंध का टूरिस्ट मैप है, जिसके अंदर सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन्स को दिखाया गया है। आगे चलकर इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि सिंध के अंदर कितने डिवीजन्स हैं, कौन सा लार्जेस्ट है और कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो पढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले सिंध प्रोविंस की अगर हम बात करें तो इसमें पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो 90% मुसलमान रहते हैं और 8 to 9% हिंदू माइनॉरिटी है, जो कि मेन माइनॉरिटी पाकिस्तान में है। एरिया की बात की जाए तो 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है सिंध प्रोविंस का, और इसकी आबादी तकरीबन 5.5 से 6 करोड़ के दरमियान है। और मोस्टली जो आबादी है वो अर्बनाइज्ड है, शहरी आबादी है 52%। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 56% लिटरेसी रेट है और कुछ फिगर्स 57.5% तक भी बताते हैं। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड, जिसमें बताया गया है कि कराची जो था वो फर्स्ट कैपिटल था 1947 से 59 तक। फिर 59 से 67 तक आपके पास टेम्परेरी कैपिटल रखा जाता है रावलपिंडी को, एंड 1967 के अंदर इस्लामाबाद को कैपिटल बना दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स ऑफ सिंध की बात करें तो सिंध के अंदर 7 मेजर आपके पास डिवीजन्स हैं, जिनमें लार्जेस्ट हैदराबाद है और स्मॉलेस्ट कराची डिवीजन है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, थरपारकर डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा है, जबकि टंडू मोहम्मद खान जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। ज्योग्राफी के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सिंध से रिलेटेड आता है। सर क्रीक इशू मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जामिनर फेवरेट चॉइस है। सर क्रीक एक डिस्प्यूटेड टाइडल आर्चरी थी जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान थी, और ये एरिया बेसिकली रन ऑफ कच्छ एरिया डिस्प्यूट है, जो कि 1968 के अंदर आकर रिजॉल्व कर दिया गया था, और इसमें 10% शेयर जो है वो पाकिस्तान को मिला इस एरिया का और 90% इंडिया को मिला। उसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट रेलवे लाइन के बारे में पूछा जाता है, जो कि खोखरा पार रेलवे लाइन है। खोखरा पार रेलवे स्टेशन सिंध और राजस्थान इंडिया को आपस में मिलाता है। इसका पूरा नाम खोखरा पार मोनाबाव रेलवे लिंक है, जो पहले कभी ऑपरेशनल था, अब ऑपरेशनल नहीं है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं जो कि सिंध से रिलेटेड हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम मेजर साइट्स की बात करें तो सबसे पहले आपके पास हड़प्पा आती है, जो कि पंजाब में वाक़ है, और उसके बाद मोइंजोदाड़ो आती है, जो कि सिंध में लाड़काना डिस्ट्रिक्ट के करीब वाक़ है। हड़प्पा को दयाराम सिंह साहनी जो बंदा था, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट था, इसने रिवर रॉवी के अलोंग डिस्कवर किया था 1921 के अंदर, और मोइंजोदारो को आर.डी. बैनर्जी ने 1922 के अंदर डिस्कवर किया था, और इसकी एक्सकेवेशन जो है वो स्टार्ट हो गई थी। सर जॉन मार्शल जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, और इनका ताल्लुक बेसिकली डायरेक्टर जनरल थे ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। इन्होंने दयाराम साहनी जो कि ख़ुद एक आर्कियोलॉजिस्ट था, उसको 1921 के अंदर एक्सकेवेशन का हुक्म दिया, और इस तरह हड़प्पा की एक्सकेवेशन स्टार्ट हो गई। जो सबसे पहले नोटिस किया था इन दो सिटीज़ को या इंडस वैली सिविलाइजेशन को, वो अलेक्जेंडर कनिंगम ने 18th एंड 19th सेंचुरी के अंदर नोटिस किया था, और अलेक्जेंडर कनिंगम को फादर ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया भी माना जाता है। उसके बाद सर जॉन मार्शल की बात की जाए तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि इनका रोल क्या था। द डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और उसके अलावा इन्होंने ऑर्गेनाइज और एक्सपैंड की एक्सकेवेशन 1924 तक इन दो सिटीज़ की, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को एंशियंट सिविलाइजेशन भी इन्होंने ही अनाउंस किया था। इसके बाद अगर हम चलें तो माउंटेन रेंजेस और हिल स्टेशंस की बात करें सिंध में, तो कीर्थर माउंटेन रेंज सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, जो कि सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान में लोकेटेड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज ऑफ सिंध है। इसकी हाईएस्ट पीक जरदाक है, जिसकी हाइट आलमोस्ट 2260 मीटर्स है। उसके अलावा गोरख हिल स्टेशन के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो गोरख हिल स्टेशन दादू डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, और ये इसकी हाइट आलमोस्ट
1734 मीटर्स है। इसको मरी ऑफ सिंध भी कहा जाता है और ये गुरु गोरखनाथ के नाम पर इसका नाम गोरख हिल स्टेशन रखा गया। इसको कूल वेदर और टूरिज्म के लिए फेमस माना जाता है, ये इसी वजह से फेमस है। अगर हम सिंध के अंदर पाए जाने वाली झीलों की बात करें तो सबसे पहले मांचर लेक है जो कि दादू और जामशोरू में लोकेटेड है, और उसके अलावा ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है जो कि फ़िशिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी खंजीर लेक या फिर इसका दूसरा नाम कलरी लेक है जो कि थट्टा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, पाकिस्तान में मौजूद है और कराची के लिए मेन सोर्स भी है ड्रिंकिंग वाटर का। एक बहुत ही फेमस लव स्टोरी यहाँ से मशहूर है जिसका नाम नूरी जाम तमाची है। नूरी बेसिकली एक मछुआरे की बेटी थी, जबकि जाम तमाची जो था वो एक वडेरा था सिंध का, जिसके बारे में इन दोनों की जो कहानी है फेमस हो चुकी है सिंध के अंदर और आज भी उसको याद किया जाता है। उसके बाद हलीजी लेक है। हलीजी लेक थट्टा डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है और इसको माइग्रेटरी बर्ड्स की पैराडाइज़ कहा जाता है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हो चुकी है। उसके बाद शकूर लेक आती है जो कि लोकेटेड है बदीन पाकिस्तान और गुजरात इंडिया के दरमियान में, और ये इंटरनेशनल लेक भी कहलाती है क्योंकि ये बॉर्डर के साथ साथ है। आधा हिस्सा इसका बदीन पाकिस्तान में है और आधा गुजरात में यानी इंडिया में। डेजर्ट्स ऑफ सिंध की बात करें तो सबसे पहले आपके पास थर्ड डेजर्ट आता है जिसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट डेजर्ट है और दुनिया में 16th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है। इसका 85% हिस्सा इंडिया के अंदर है, राजस्थान में, और 15% पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इस डेजर्ट के डिफरेंट नेम्स हैं। लाइक फर्स्ट वन आपके पास अगर हम बात करें एरिया वाइज तो भावलपुर के अंदर यानी पंजाब में इसको चोलिस्तान डेजर्ट कहा जाता है। थरपारकर के अंदर इसको थर्ड डेजर्ट कहा जाता है सिंध में, और मीरपुर खास रीजन के अंदर इसको नारा डेजर्ट कहा जाता है। नारा डेजर्ट जो है ये हैदराबाद और सांगर सिटीज़ के अंदर स्प्रेड है, और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से पूछा जाता है सिंध से रिलेटेड जो कि उमरकोट सिटी है जहाँ पे अकबर जो है 1542 के अंदर पैदा हुआ था। सिंध के रिवर्स की बात करें तो इंडस रिवर पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर है और सिंध का भी लॉन्गेस्ट रिवर है, और इसकी लेंथ जो है वो 3180 किलोमीटर है, और इसका ओरिजिन तिब्बत है जहाँ लेक मानसरोवर से ये ओरिजिनेट होता है और ड्रेन होता है ये अरेबियन सी के अंदर। ये डेल्टा बनाता है थट्टा के करीब जिसको इंडस डेल्टा भी, इंडस वाटर डेल्टा भी कहा जाता है। इंडस रिवर की अगर हम बात करें इसके अदर नेम्स की तो इसको नाइल ऑफ पाकिस्तान, मेहरान रिवर और फादर ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर रीजन से ये इंटर होता है पाकिस्तान में, और तकरीबन ऑल प्रोविंसेस के अंदर से ये पास होता है। सिंध रिवर की बात कर रहे थे तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मज़ीद बताता हूँ आपको। तिब्बत के अंदर जहाँ से ये ओरिजिनेट होता है वहाँ पे इसको लाइन रिवर या सेंगी टैंगपू रिवर भी कहा जाता है तिब्बत में। और इसके साथ साथ अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें जीबी के अंदर जहाँ से ये पाकिस्तान में इंटर हो रहा है वहाँ पे इसको सिंध रिवर कहा जाता है। केपीके में इसको अबासीन रिवर भी कहा जाता है और सिंध में इसको मेहरान रिवर कहते हैं। एंशिएंट नेम इसका सिंधु था। पाकिस्तान के अंदर पाए जाने वाले टोटल दरियाओं की बात करें तो 24 हैं, जिनमें से 5 पंजाब में हैं, सिंध में 4 आते हैं, बलूचिस्तान में 7 हैं और केपीके में 8 आते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ सिंध की बात करें तो लियारी रिवर कराची में है, मलई रिवर कराची में है और नाई गज रिवर जो है इसी के ऊपर नाई गज डैम भी जो है वो बिल्ड किया गया है। नाई गज रिवर जो है ये दादू डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है और ये सहवन के करीब आकर इंडस रिवर के अंदर ड्रेन कर जाता है। अब बैराजेस की बात करें तो सिंध के ऊपर टोटल, सिंध रिवर के ऊपर टोटल 6 बैराजेस हैं। 3 आपके पास पंजाब में आते हैं और 3 आपके पास सिंध में आते हैं। जो फर्स्ट बैराज है सिंध के अंदर उसको गुड्डू बैराज कहा जाता है। ये कश्मीर के इलाके पे यानी कि नॉर्दर्न एरिया जो सिंध का है ऊपर की तरफ, वहाँ पे जहाँ से सिंध में वो दाखिल होता है वहाँ पे ये बैराज है गुड्डू बैराज। उसके बाद सखर बैराज आता है जो कि लाइलट बैराज भी कहलाता है और ये पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट बैराज भी है और लार्जेस्ट भी है। तो 1932 के अंदर इसको बिल्ड किया गया था और ये सखर में लोकेटेड है। उसके बाद आपके पास आता है कोटरी बैराज जो कि थर्ड बैराज है सिंध रिवर के ऊपर बनने वाला,
इसका दूसरा नाम ग़ुलाम मोहम्मद बैराज भी है और ये हैदराबाद में लोकेटेड है, उसके करीब, और ये साउदर्न मोस्ट बैराज है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है तो गुड्डू बैराज है, और अगर साउदर्न मोस्ट पूछ ले नीचे कराची की तरफ आकर, कराची के करीब हैदराबाद के पास तकरीबन, तो ये आपके पास कोटरी बैराज है यहाँ पे, और उसके बाद फिर वो अरेबियन सी के अंदर ड्रेन हो जाता है। हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करें सिंध के अंदर तो आपके पास सबसे पहले रानीकोट फोर्ट है। ये जामशोरू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इसको ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहा जाता है। इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 30 से 35 किलोमीटर है और लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। इसकी कंस्ट्रक्शन का तो पता नहीं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि किसने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। अलबत्ता तलपूर डायनेस्टी ने 1812 के अंदर इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था। सेकंड है शाहजहाँ मॉस्क, जो कि जामिया मस्जिद ठट्टा भी कहलाती है और ये ठट्टा में लोकेटेड है। इसको शाहजहाँ ने कंस्ट्रक्ट किया था और ये 1647 के अंदर कंप्लीट हो गई थी। फेमस थी ये अपने टाइल वर्क के लिए और एकॉस्टिक्स के लिए। उसके बाद एक ग्रेवयार्ड है जिसका नाम मकली नेक्रोपोलिस है और ये ठट्टा में ही लोकेटेड है और दुनिया के बड़े कब्रिस्तानों में से एक कब्रिस्तान है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी करार दिया गया है। इसमें मुख्तलिफ सेंट्स, स्कॉलर्स और किंग्स के टॉम्स मौजूद हैं। कायद-ए-आज़म से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं तो कायद-ए-आज़म का पूरा नाम मोहम्मद अली जिन्ना था और आप 25 दिसंबर 1876 को वज़ीर मेंशन कराची में पैदा हुए। 11 सितंबर 1948 को आपने वफ़ात पाई और 71 साल की उम्र में आपने वफ़ात पाई। मज़ार कायद की बात की जाए तो कराची में लोकेटेड है और इसमें कौन कौन शख्सियात दफन है तो इसमें लियाकत अली ख़ान, फ़ातिमा जिन्ना एंड बेगम राना लियाकत अली ख़ान मौजूद हैं। फेमस सेंट्स ऑफ सिंध की बात की जाए तो सबसे पहले आपके पास लाल शहबाज कलंदर आते हैं जिनका रियल नेम उस्मान मरवंदी था। ये सेवन शरीफ में इनका मज़ार सेवन शरीफ में लोकेटेड है और इसके साथ साथ इनका अगर हम बात करें कि इनका ताल्लुक़ किस ऑर्डर से था तो सहरवर्दी ऑर्डर से इनका ताल्लुक़ था। सेकंड आपके पास सूफ़ी सेंट जो आते हैं वो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई हैं जिनका ताल्लुक़ बिट शरीफ से था और वहीं पे इनका मज़ार है। और डिस्ट्रिक्ट अगर आपसे पूछा जाए कि इनका मज़ार कहाँ पे है तो वो मतियारी डिस्ट्रिक्ट है। इनकी एक फ़ेमस किताब है जिसका नाम शाह जो रिसालो है, इसके बारे में भी एग्जामिनर अक्सर आपसे सवाल पूछता है। उसके बाद थर्ड सेंट आपके पास आते हैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी जिनका रियल नेम अब्दुल्ला अल अश्तर है और शराइन इनका कराची में लोकेटेड है। इनका जो सिलसिला मिलता है वो हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा से जाकर मिलता है और ये 720 के अंदर मदीना में पैदा हुए और 773 में इन्होंने कराची में वफ़ात पाई। सिंध की पॉलिटिकल गवर्नमेंट के बारे में बात करें और असम्बली के बारे में बात करें तो चीफ़ मिनिस्टर ऑफ सिंध की बात करें तो मुराद अली शाह साहब हैं, 29th चीफ़ मिनिस्टर ऑफ सिंध हैं और इन्होंने 27 फरवरी 2024 को ऑफिस एज्यूम किया था और उसके बाद प्रीवियसली ये 2016 और 18 के दरमियान भी चीफ़ मिनिस्टर रह चुके हैं। इसका मतलब इनका सेकंड टर्म है ये। इनके फादर की बात करें तो सैयद अब्दुल्ला अली शाह, वो भी सिंध के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं 1993 से 1996 के दौरान। सिंध असम्बली की बात की जाए तो टोटल इसमें 168 सीटें हैं जिनमें 130 जनरल, 29 ख़वातीन की और 9 मिनॉरिटीज़ की। फर्स्ट सीएम की बात की जाए सिंध के तो वो ग़ुलाम हुसैन हदायतुल्लाह साहब हैं। सिंध सेपरेट हुआ था बम्बे प्रेसिडेंसी से इंडियन एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग और ये इम्प्लीमेंट हुआ था, जो प्लान था इसको सेपरेट करने का वो 1936 में हुआ था। कुछ करंट ऑफिशल्स की बात कर लें जो ऑब्जर्व कर रहे हैं सिंध के अंदर। अगर गवर्नर की बात की जाए तो निहाल हाशमी साहब हैं जिनका ताल्लुक PMLN से है। स्पीकर सिंध असम्बली की बात करें तो अवैस कादिर शाह साहब हैं। डिप्टी स्पीकर की बात करें एंथनी नवीद जो कि क्रिश्चियन है, मिनॉरिटी से हैं। IG सिंध की बात करें तो जावेद आलम उदू साहब हैं और लास्ट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात करें सिंध हाई कोर्ट की तो वो आपके पास ज़फ़र अहमद राजपूत साहब हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स थे जो अक्सर एग्जामिनर सिंध की जोग्राफ़ी से रिलेटेड पूछता है। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। जोग्राफ़ी की सीरीज़ के अंदर आपके 3 सूबे रह गए हैं तो उनको भी 1 बाय 1 हम कवर करेंगे इसी तरीके से। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप काइंडली इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके।